हमारी सोसाइटी में क्लास 10th के बाद बच्चों को कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए, ये हमेशा से एक कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों को आगे किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए, कि क्लास 10th के बाद किसी भी स्टूडेंट को किस बेसिस पर अपने लिए स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए। दरअसल क्लास 10th पास करने के बाद स्ट्रीम के नाम पर स्टूडेंट्स के पास एक बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अलावा बाकी की बची हुई स्ट्रीम्स के बारे में स्टूडेंट्स ने कभी सुना तक नहीं होता। इसलिए आज हम जानेंगे कि क्लास 10th के बाद इन 3 स्ट्रीम्स के साथ अगर कोई बच्चा किसी भी तरह के वोकेशनल कोर्स में अपने लिए स्ट्रीम ढूंढ रहा हो, किसी प्रोफेशनल कोर्स में अपने लिए स्ट्रीम ढूंढ रहा हो या किसी स्किल बेस्ड कोर्स में अपने लिए स्ट्रीम ढूंढ रहा हो, तो उसे किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जब कोई स्टूडेंट क्लास 10th के बाद किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करता है तो उसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स को सोसाइटी, पेरेंट्स और फ्रेंड्स इन सभी की बातों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं, स्टूडेंट्स को कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, स्टूडेंट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए और स्टूडेंट्स को हमेशा अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि क्लास 10th के बाद बच्चा कौन सी स्ट्रीम के साथ आगे पढ़ाई करेगा, इसका फैसला आज भी कहीं ना कहीं ज्यादातर घरों में फैमिली मेंबर्स ही लेते हैं, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने लिए हुए फैसले को अपने बच्चों पर थोप देते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम ये भी समझेंगे कि जब किसी भी बच्चे की स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को उसके प्रति किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लिए परफेक्ट स्ट्रीम सिलेक्ट कर पाएगा, और परफेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन यानी सक्सेसफुल करियर की गारंटी। बच्चों को क्लास 10th के बाद किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर ढूंढने के लिए बच्चों को क्लास 10th के एग्जाम्स के बाद सही स्ट्रीम को चुनने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया पर फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करें जो आपकी ताकत हो, और अगर आप किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर किसी ऐसी स्ट्रीम को चुनते हैं जहां आप कमजोर हैं, तो इस कंडीशन में आप अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए। एक सही स्ट्रीम चुनने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट, पोटेंशियल, वीकनेस और मोटिवेशन को हमेशा ध्यान में रखना होगा, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस स्ट्रीम को चुनने वाले हैं या चुनना चाहते हैं, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका करियर भी अच्छा बन सके। तो स्ट्रीम चुनने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में उस स्ट्रीम में लोगों का करियर किस तरह का है, उन लोगों की लाइफस्टाइल किस तरह की है, क्या वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं या नहीं, क्या उन्हें इस स्ट्रीम के कारण फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, क्या उनके करियर में रेगुलर इंटरवल्स पर ग्रोथ है या नहीं, अब फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपको अपडेटेड रहना होगा, तब जाकर ध्यान में रखना होगा, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस स्ट्रीम को चुनने वाले हैं या चुनना चाहते हैं, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका करियर भी अच्छा बन सके। तो स्ट्रीम चुनने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस देश में उस स्ट्रीम में लोगों का करियर किस तरह का है, उन लोगों की लाइफस्टाइल किस तरह की है, क्या वो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं या नहीं, क्या उन्हें इस स्ट्रीम के कारण फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, क्या उनके करियर में रेगुलर इंटरवल्स पर ग्रोथ है या नहीं, क्या उन लोगों का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपको अपडेटेड रहना होगा, तब जाकर आप एक सही करियर अपने लिए चुन सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को पास करते ही कोई भी स्टूडेंट अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक स्टेप को पार करता है। इसके बाद आगे उन्हें क्लास 11th और 12th के लिए डिफरेंट स्ट्रीम को चूज करना होता है, और वो भी इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लास 11th और 12th वो बेस है जहां से फ्यूचर को एक नया आकार दिया जाता है। इसके लिए स्टूडेंट्स अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक नया स्टेप उठाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए उनके द्वारा बताए गए सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं, या कभी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के द्वारा बताए जाने पर सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं। और इस कंडीशन में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि उनकी पसंद क्या है, उन्हें किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है, और फिर यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो आइए ये समझते हैं कि करियर के अकॉर्डिंग
इस देश में फ्यूचर के लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी है, जिसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स को केवल उसी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहिए जिससे वो जुड़े हों। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, वो जब कभी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ता है तो वो सब्जेक्ट्स और खुद के बीच एक कनेक्शन ढूंढ ही लेता है। ऐसा लगता है कि वो इन सब्जेक्ट्स के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है। तो ऐसी कंडीशन में उस स्टूडेंट को साइंस स्ट्रीम ही सिलेक्ट करनी चाहिए। और जब कोई स्टूडेंट किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, उसके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उसे कॉमर्स स्ट्रीम ही सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि आगे चलकर उसे एक बिजनेसमैन बनना है, तो वो बड़े आराम से कॉमर्स स्ट्रीम को चुन सकता है। कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करके वो बिजनेस की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, जिसके द्वारा बिजनेस फील्ड में होने वाले चैलेंजेस के बारे में वो बहुत ही आसानी से जान सकता है। साथ ही साथ स्टडी के दौरान वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन के ऊपर केस स्टडी कर सकता है, जिसके द्वारा आने वाले समय में वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। और इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़कर हिस्टोरियन बनना चाहता है, जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़कर जियोग्राफर बनना चाहता है, या फिर कोई स्टूडेंट सिविक्स पढ़कर सोसाइटी में डेवलपमेंट करना चाहता है, इसके लिए वो एनजीओ ओपन करके काम करना चाहता है, या फिर पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। जब कभी किसी स्टूडेंट को ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, या सोसाइटी को या सोसाइटी की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को आर्ट्स स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट को स्किल्स बेस्ड कोर्सेस में इंटरेस्ट है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो स्किल बेस्ड कोर्सेस करें, तो उन्हें सबसे पहले अपने अंदर की स्किल को पहचानना होगा, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेस, फोटो या वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एकेडमिक एंड बिजनेस राइटिंग, प्रोग्रामिंग। ये सभी कोर्सेस स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं, जहां स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी स्ट्रेंथ को समझना। दोस्तों, इंटरेस्ट को समझने के बाद बच्चों को अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को एक साथ रखकर देखना चाहिए, तब जाकर बच्चे एक सही डिसीजन ले सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मोहन एक स्टूडेंट है जिसने अभी अभी क्लास 10th पास किया है। पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के साथ साथ मोहन कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, और अब तक स्कूल लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें मोहन कबड्डी में कभी हारा नहीं है। तो यहाँ मोहन को ये देखना होगा कि क्या वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर को चुनेगा या अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। पर जब क्लास 10th के बाद मोहन को अपनी स्ट्रीम चुनने की बारी आई तो उसने कबड्डी को चुना। इसलिए आपको भी ये समझना जरूरी है कि जब कभी स्ट्रीम चुनने के लिए इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बीच फाइट हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारा इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है। और अब अगर हम तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो ये है कि स्टूडेंट्स को हर एक स्ट्रीम डीपली समझनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानने के बाद आपको अपनी स्ट्रीम का फ्यूचर देखना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस स्ट्रीम को फॉलो करने वाले हैं उसका फ्यूचर कैसा है, और फ्यूचर में उस स्ट्रीम का डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस स्ट्रीम को आप फॉलो करने वाले हैं उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। इसलिए इन सभी चीजों पर आपको जरूर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। दोस्तों, इसी तरह अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलें। तो इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा, जहां उसे खुद के बारे में पता चल पाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। ये एक सेल्फ सेंटर्ड एक्सरसाइज है जिसके द्वारा आप अपने आप को समझ पाते हैं। कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सभी के अंदर एक अलग गुण होता है, एक अलग टैलेंट होता है। ठीक वैसे ही सभी स्टूडेंट्स के अंदर भी एक अलग टैलेंट होता है, अलग स्किल्स होती हैं जिसे पहचानने की जरूरत है। आप देखते होंगे कि स्कूल में ही कोई बच्चा सिंगिंग सीखने लगता है तो कोई बच्चा मार्शल आर्ट सीखने लग जाता है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन सिर्फ पढ़ाई में ही ज्यादा लगता है। तो ये सारे जो बच्चे हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही अपना काम कर रहे हैं। जिसका मन पढ़ाई में लग रहा है वो पढ़ रहा है, और जिसका मन खेल कूद में लग रहा है वो खेल रहा है। यानी कि जब कभी भी बच्चों को ओपन एनवायरनमेंट दिया जाता है
तो वो हमेशा कुछ बेहतर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है कि कुछ बच्चे अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसी वीकनेस से फाइट करते रहते हैं क्योंकि वो अपने इमोशन को उस वीकनेस के साथ जोड़कर देखते हैं। ऐसे में साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जब कभी भी आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने स्ट्रीम के बारे में सोचते हैं, तो वहां पर आपकी सोच बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। क्योंकि जब कभी भी आप किसी डिसीजन को इमोशनली सोचते हैं तो वहां आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जब आपकी सोच प्रैक्टिकल होती है तो फिर आप चाहे किसी भी तरह के डिसीजन लें, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब कभी भी अपनी वीकनेस को पॉइंट आउट करें तो वो वीकनेस आपके लिए स्ट्रेंथ का काम करेगी। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। स्वाति एक लड़की है जिसने अभी अभी क्लास 10th पास की है। स्वाति पढ़ने में अपने स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है और क्लास 10th बोर्ड में वो 95% मार्क्स लेकर आई है। स्वाति का कमांड सारे सब्जेक्ट्स पर ही बहुत अच्छा है, जिसके कारण उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि स्वाति मेडिकल की पढ़ाई करे। पर स्वाति ने बचपन में ही टीवी पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर को देखकर अपने मन में ठान लिया था कि मैं तो बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर ही बनूंगी। अब आज के टाइम में स्वाति को पता है कि उसे आईपीएस बनना है, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि स्वाति डॉक्टर बने, जिसके लिए स्वाति ने अपने ऊपर हो रहे प्रेशर को संभालकर अपनी फैमिली को समझाकर आखिर में वो आईपीएस बनने के लिए एक अलग स्ट्रीम को चुन ही लेती है और वो प्रिपरेशन करके फाइनली आईपीएस ऑफिसर बन भी जाती है। तो आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरह से स्वाति ने अपनी वीकनेस यानी कि फैमिली प्रेशर को स्ट्रेंथ में बदलकर गोल को अचीव ही कर लिया। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि स्ट्रीम सिलेक्ट करने से पहले कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। और अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जब कभी किसी स्टूडेंट को सारे स्ट्रीम्स अच्छे लग रहे हों और उसे ऐसा लगता हो कि सारे स्ट्रीम्स उसके लिए सही ही हैं, जिसके चलते उसे समझ नहीं आता कि क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम बीते एपिसोड में ये समझ रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, यानी कि वो लोग कोई भी स्ट्रीम को आसानी से चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है किसी भी स्टूडेंट के लिए? जी नहीं। कोई स्टूडेंट चाहे कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, उसे एक खास गोल जरूर रखना ही चाहिए। उस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है। हाँ, कभी कभी ये देखने को जरूर मिलता है कि बच्चों के गोल ही क्लियर नहीं होते, जिसके कारण उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो चाहे जो भी स्ट्रीम को चूज करें उसमें वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। पर ऐसा करना बहुत गलत साबित हो जाता है। आगे चलकर उन बच्चों के पास ऑप्शंस ही नहीं बचते, जिसके कारण वो जिस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर चुके थे उसी में उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना होता है। लेकिन आज के समय में सभी बच्चों को शुरू से ही अपने गोल को क्लियर रखना चाहिए ताकि स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हुए उन्हें आसानी हो। पर हम अभी उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझेंगे जहां स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस स्ट्रीम को चुनना चाहिए। दूर से देखने पर उन्हें लगता है कि वो कोई भी स्ट्रीम लेकर उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता। तो इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को कुकू एफएम की ऑडियो बुक हाउ टू चूज स्ट्रीम आफ्टर 10th सुननी चाहिए। इस ऑडियो बुक में बच्चे जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, स्ट्रीम चुनने के दौरान कंफ्यूज होने से कैसे बचा जाए, इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा चाहे तो उसे करियर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे करियर काउंसलर्स ऐसे हैं जो बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाते हैं। काउंसलर बच्चों को ये क्लियर करते हैं कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है आपको उसी तरह के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। करियर काउंसलिंग के लिए आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बच्चे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां बच्चे काउंसलर से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके अपने लिए सही रास्ता चूज कर सकते हैं। कभी भी किसी गोल को चूज करने के लिए एक बहुत ही वैलिड तरीका है जहां आप अपने आप को किसी और के द्वारा जानते हो। इसके साथ साथ आजकल बच्चों के लिए 10th के बाद स्कूल के द्वारा या कोचिंग के द्वारा ट्रायल क्लासेस भी दी जाती हैं, जहां टीचर्स के द्वारा बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स का एक आउटलाइन दिया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे अपने इंटरेस्ट को जोड़कर देखते हैं और आउटलाइन को समझने के बाद अपने गोल को पूरा करने के लिए बच्चे उस स्ट्रीम को चुनते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ताकि उसी बेस पर आगे पढ़ाई करके वो सभी स्टूडेंट्स
अपने गोल को अचीव कर सकें। ट्रायल क्लासेस के दौरान टीचर्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बच्चों के बीच शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही अपने लिए स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होगा। तो आइए उन सभी फैक्टर्स को समझते हैं जिसे ध्यान में रखकर आपको स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। पहला फैक्टर ये है कि सोचिए, क्या आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? ट्रायल क्लासेस के दौरान जब टीचर स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट्स का आउटलाइन प्रोवाइड करते हैं, तब बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि टीचर के द्वारा बताए गए सब्जेक्ट्स को पढ़ने में क्या वो इंटरेस्टेड हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर खुद बच्चे ढूंढते हैं और ये बच्चों के लिए जरूरी भी है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा पसंद है। इसलिए ये जरूरी है कि सारे बच्चे अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या वो साइंस पढ़ना पसंद करते हैं या कॉमर्स या फिर आर्ट सब्जेक्ट को पढ़ना उन्हें पसंद है। इसका अगला पॉइंट है कि आप अपने इंटरेस्ट को स्किल्स और करियर के साथ मिलाएं। जब कभी आप अपने लिए एक स्ट्रीम को चुनते हैं तो वहां सबसे पहले आपका इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो आपको अपने अंदर के स्किल्स को ढूंढना होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर कुछ अलग स्किल्स हैं या मेरे अंदर एक अलग यूनिकनेस है जिसे मैं डेवलप करके अपना करियर बनाऊंगा। एक्चुअली किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, बस देर होती है तो उन सभी चीजों को जानने और समझने की। हर किसी व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट का 1% होता है जिसके अंदर अपने स्किल्स को लेकर ज्यादा परसेंटेज में इंटरेस्ट हो, वो बच्चे अपने करियर के लिए, अपने लिए, साथ ही सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और जब कोई भी बच्चा अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो उस बच्चे के लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए हम सभी को हमेशा अपनी स्किल का डेवलपमेंट करते रहना चाहिए और इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहिए ताकि आगे करियर में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि दुनिया की रियलिटी पर एक नजर डालिए। जब कभी आप कोई भी फैसला लेते हैं तो उससे पहले आपको उस फैसले की रियलिटी को समझना होगा। यहाँ रियलिटी का मतलब ये है कि क्या आपके फैसले अभी प्रेजेंट में आपके लिए सही हैं या गलत। इसके साथ साथ आपको फ्यूचर को भी ध्यान में रखना होगा और देखना होगा कि आज प्रेजेंट में आप जो फैसले कर रहे हैं उसका रिजल्ट फ्यूचर में कैसा आने वाला है। क्या आपका फैसला फ्यूचर में भी सही साबित होगा या नहीं। अब जब फैसले लेने की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि फैसले लिए कैसे जाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आप किस स्ट्रीम से रिलेटेड फैसले ले रहे हैं। आप जिस स्ट्रीम से रिलेटेड फैसले ले रहे हैं उस स्ट्रीम की आज की दुनिया में क्या स्थिति है, उस स्ट्रीम को जितने लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं उनका ग्राफ कैसा है। इसके साथ साथ आप जिस स्ट्रीम को चुनने वाले हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों से डिस्कस करनी चाहिए जो पहले से ही उस स्ट्रीम में हैं। उनके थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को समझना चाहिए, तब जाकर आप कोई सही फैसला ले पाएंगे और वो डिसीजन आपको फ्यूचर में कभी रिग्रेट भी नहीं करने देगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला तरीका यह है कि चार्ट पेपर पर अपना पाथ बनाइए। आप अपने पाथ को कैसा देखना चाहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे भी बड़ी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज सभी लोगों को करनी चाहिए और खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप अपने आप को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं या कहाँ देख रहे हैं। जब ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई इमेज ड्रॉ होगी, आपको एक ग्राफ दिखेगा जहां आप अपने आप को देख पा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले एक चार्ट पेपर लेकर एक स्केच ड्रॉ करना होगा और उस स्केच यानी कि उस इमेज जो कि आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए आपको एक पाथ बनाना होगा। आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आप इसी पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, क्लास 10th पास करने के बाद स्ट्रीम चुनने के लिए अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया, जहां हमने जाना कि ट्रायल क्लासेस करके आप स्ट्रीम चुन सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को पहचान कर आप स्ट्रीम चुन सकते हैं और स्किल्स की पहचान करके आप स्ट्रीम चुन सकते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन रिसर्च करके सिलेबस और कोर्स के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उसके बेसिस पर अपने लिए स्ट्रीम को सिलेक्ट करना चाहिए। स्ट्रीम को चुनने के लिए ऑनलाइन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पता चलता है और कभी कभी कुछ कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए इतने न्यू होते हैं जिसके बारे में जानकर बच्चों को एक किक मिलती है
यानी कि इंटरेस्ट जागता है और वो बच्चे उस नए कोर्स को पढ़ना भी चाहते हैं। रिसर्च के दौरान कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को अपनी ओर काफी अट्रैक्ट करते हैं और बच्चे भी उस कोर्स को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए बच्चों को स्ट्रीम चुनने में ये ऑनलाइन रिसर्च प्रोसेस काफी हेल्प करता है। एक्चुअली आज प्रेजेंट डे में ऑनलाइन रिसर्च प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शंस आते हैं। वहीं पहले बहुत लोग सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को ही स्ट्रीम मानते थे, पर आज थॉट्स चेंज हुए हैं और आज बच्चे खुद से रिसर्च करके बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानते हैं और समझते भी हैं। जैसे आज बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज, पॉलिटेक्निक कोर्सेज, ITI के कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज के अंदर भी अलग अलग फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वोकेशनल कोर्सेज होते क्या हैं, तो ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल करियर देते हैं और क्लास 10th के बाद ही स्टूडेंट्स वोकेशनल कोर्सेज को स्ट्रीम के रूप में कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को क्लास 10th के बाद प्रोफेशनल करियर चाहिए होता है तो वो वोकेशनल कोर्सेज को चुनते हैं। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि वोकेशनल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वोकेशनल कोर्सेज के अंदर फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, लैंग्वेजेस, आर्टिस्ट्री कोर्सेज और नर्सिंग जैसे कोर्सेज आते हैं। यहाँ बच्चों को एक बात की और नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th के बाद अपनी स्ट्रीम के लिए किसी वोकेशनल कोर्स को चुनता है तो ऐसी कंडीशन में उस स्टूडेंट की पढ़ाई का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जैसे कि जो डिप्लोमा क्लास 12th के बाद 2 साल का होता है, वही डिप्लोमा क्लास 10th के बाद 4 साल का होता है। अब जिन बच्चों को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अलावा कुछ नहीं पता होगा तो वो लोग ऐसे कोर्सेज के बारे में कभी जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी होता है कि जब आप स्ट्रीम को चुनते हैं तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेट की मदद से एक बेहतर रिसर्च करें ताकि आप हर एक फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में जान पाएं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि करियर बनाने के लिए कितने रास्ते हैं। बच्चे तो सिर्फ वो देखते हैं जो फैमिली उन्हें दिखाती है, जो सोसाइटी में वो देखते हैं या जो उनके फ्रेंड्स उनसे कहते हैं, जिसके कारण आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्लास 10th तक ये पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें पसंद क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है। और जब ये सब कुछ बच्चों के अंदर क्लियर ही नहीं होता तो वहीं से लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या उनका बच्चा सही तरीके से अपना फ्यूचर देखने में कैपेबल है भी या नहीं। अगर कोई बच्चा बिना इंटरेस्ट के किसी दूसरे बच्चे से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वहां पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को सही गाइडेंस दें। अपने बच्चे के अंदर वो कभी किसी भी तरह का प्रेशर फील ना होने दें, जिसके चलते कोई भी बच्चा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। और जब वो कंफ्यूज नहीं होगा तो वो कभी भी डिसीजन लेने में डरेगा नहीं। वो खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो अपने लिए बचपन में ही स्ट्रीम चुन लेगा। अब आप रिसर्च तो कर रहे हैं, आपने रिसर्च करके एक कोर्स को भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद भी आपको ये देखना होगा कि आप जिस कोर्स को चुन रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। जब कभी आप रिसर्च के दौरान किसी कोर्स के सिलेबस को ढूंढते हैं तब आप समझ पाते हैं कि उस सिलेबस में ऐसा क्या है जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे उस कोर्स की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं और तब आप ये देख पाएंगे कि आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं या नहीं। यहाँ जब आप रिसर्च के दौरान किसी नए कोर्स से सामना करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप अपने टीचर से बड़े आराम से पूछ भी सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक आप अपने लिए खुद रास्ते ढूंढेंगे नहीं तब तक आपको कोई रास्ता मिलेगा भी नहीं। हाँ, अगर आपने रास्ते ढूंढ लिए हों और फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही हो तो उसका सलूशन आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिल ही जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी स्ट्रीम चुनने की बारी आए आप रिसर्च करिए और अपने आसपास की लोगों की भी सुनिए। वो एक कहावत बहुत ही फेमस है ना कि सुनो सबकी, करो मन की। तो इस नजरिए से अगर देखेंगे तो लोगों को सुनना कभी भी हार्मफुल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि रौनक एक 30 साल का लड़का है जो अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के बिजनेस को शुरू करना चाहता है। वहीं रौनक का एक दोस्त है विनय, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बिजनेस तो किया था लेकिन वो किसी कारण से अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाया और उसका बिजनेस बंद हो गया। तो यहाँ अगर इस कंडीशन में रौनक अपने दोस्त विनय के पास जाता है बिजनेस टिप्स लेने के लिए और विनय रौनक को बिल्कुल मना कर देता है कि वो अब बिजनेस ना करे,
तो ऐसे कंडीशन में रौनक क्या करेगा? क्या वो अपना प्लान बदल देगा? नहीं। ऐसे टाइम में रौनक हिम्मत से काम करता है और विनय की पूरी बात सुनने के बाद वो अपने मन की बात को सुनता है और वो ये फैसला लेता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बिजनेस करूंगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों की बातों से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप लोगों की बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे तो वो आपके लिए उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए आप सभी को आउटसाइड नॉइज से बचना होगा और अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा ताकि आप अपने लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करें। दोस्तों, जब भी आप स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं तो हमेशा आपको किसी सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपको जिस सब्जेक्ट से ज्यादा प्यार है तो आगे की पढ़ाई के लिए आपको उसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी से अपने इंटरेस्ट के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। कभी कभी आप सोसाइटी में लोगों को ये कहते हुए जरूर सुनते ही होंगे कि कोई भी बच्चा कुछ भी चाह ले वो बड़े आराम से हासिल कर लेगा। ये बात सही है, ये थॉट बिल्कुल सही है। पर अगर कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट के अपोजिट जाकर जिद करता है कि मैं ये करियर हासिल करूंगा क्योंकि मैं जो चाह लूं कर सकता हूं, तो क्या ये संभव है कि वो अपने इंटरेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर अपने लिए एक बेहतर करियर चुन सके? नहीं, यहां सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। पर जब वही बच्चा अपने इंटरेस्ट के अपोजिट सब्जेक्ट में भी अगर इंटरेस्ट ढूंढ ले, फिर उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो क्लास 10th पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं और ग्रेजुएशन तक जाते जाते वो आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाते हैं और इसके बाद वो IAS और IPS भी बन जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट को भी बदलते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं। पर हाँ, बिना इंटरेस्ट लिए कभी पढ़ाई नहीं की जाती, बिना इंटरेस्ट के कोई स्ट्रीम नहीं चुनी जाती। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से बात करें और खुद से पूछें कि आपको पढ़ाई में पसंद क्या है। जब आप ऐसा पूछेंगे तो आपके अंदर से एक जवाब आएगा और आपको उसी जवाब को फॉलो करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ गए। हम ये जानेंगे कि स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करने के दौरान सब्जेक्ट की भी पहचान करनी आनी चाहिए और इसके लिए हम 3 तरह के सब्जेक्ट्स को समझेंगे। एक बच्चा बड़ा होकर अपने देश का फ्यूचर बनता है, इसलिए बच्चों को सही तरीके से ढालना और उसको गाइडेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी बच्चे को एजुकेटेड बनाने में स्कूल की, फैमिली की और इसके साथ साथ सोसाइटी की भी जिम्मेदारी होती है और जब ये सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाते हैं तो उसका रिजल्ट उस बच्चे में दिखाई देता है। जब कभी किसी बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है तो उस एनवायरनमेंट में बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करके बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना चाहिए जो स्ट्रेस फ्री हो, जहां पर कोई नेगेटिविटी ना हो। जब कभी लर्निंग पीरियड में किसी भी बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है तो उस समय वो अपने अंदर के पोटेंशियल हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाते हैं और साथ ही साथ अपनी वीकनेस को भी वो समझ पाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी वीकनेस की पहचान कर सकें। जब बच्चे अपनी वीकनेस को पहचानते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि वो किस फील्ड में कमजोर हैं और किस फील्ड में मजबूत। जब बच्चे क्लास 10th पास करके आगे अपने करियर के लिए स्ट्रीम चुनते हैं तब उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं और वहीं पर नेचुरल सब्जेक्ट, फैसिनेटिंग सब्जेक्ट और क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट के सवाल भी बच्चों के सामने आते हैं, जो बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि उन्हें किस तरह के सब्जेक्ट से प्यार है, उनको किस तरह के सब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं या किस तरह के सब्जेक्ट्स को वो पढ़ना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे सभी बच्चे रिलेट कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इन सभी सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल सब्जेक्ट को। नेचुरल सब्जेक्ट हम उन सब्जेक्ट को कहते हैं जो आपको पहले से ही आते हों, यानी कि बचपन में ही उन सब्जेक्ट्स की छाप आप पर पड़ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अपने बचपन के वो दिन याद करिए जब आप हंसते खेलते पढ़ाई कर लिया करते थे। जो पढ़ाई आपने हंसते खेलते की थी वो आज भी आपको याद है और वो पढ़ाई आपको आगे भी हमेशा याद रहेगी। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स को हम नेचुरल सब्जेक्ट्स कहते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लास 10th पास करने के बाद बच्चों को किस तरह से नेचुरल सब्जेक्ट को पहचानना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीम चुनने के दौरान नेचुरल सब्जेक्ट डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, यानी कि स्टूडेंट्स बचपन से कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं
और जिन सब्जेक्ट्स को वो पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं वो सब्जेक्ट्स बच्चों के लिए नेचुरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। और अब इसके बाद हम जानेंगे फैसिनेटिंग सब्जेक्ट के बारे में। फैसिनेटिंग सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं जिसके बारे में पढ़ना आपको पसंद है, जिसके बारे में जानना आपको पसंद है, वैसे सब्जेक्ट्स जो आपको फैसिनेट करते हों, मतलब आपके अंदर एक किक पैदा करते हों, वो सारे सब्जेक्ट्स फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम समझेंगे क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट के बारे में। तो क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे पढ़ने के लिए बच्चों के अंदर इंटरेस्ट तो होता है, पर वो और भी ज्यादा गहराई से उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। जैसे जब कुछ बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करते हैं तो उनका इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट में धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगता है। फिर वो उसी सब्जेक्ट को स्ट्रीम के तौर पर चुन लेते हैं और उसी फील्ड में अपना करियर भी ढूंढ लेते हैं। क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट का मतलब ही है किसी भी बच्चे में किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्यूरियोसिटी जगाना। जब कभी बच्चे इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो वो ये समझ पाएंगे कि उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट नेचुरल सब्जेक्ट है, उन्हें कौन सा सब्जेक्ट फैसिनेट कर रहा है और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसे स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं। जब ये सारी चीजें किसी बच्चे को पता होंगी तो वो बहुत ही आसानी से अपने लिए स्ट्रीम चुन पाएगा। कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि वो भी कोई फैसिनेटिंग सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन जब हकीकत में बच्चे पढ़ने के लिए बुक्स को उठाते हैं तो पढ़ ही नहीं पाते, उन्हें सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आते हैं। लेकिन इस कंडीशन में बहुत जल्दी हार ना मानने के बजाय अगर वो बच्चे चाहें कि उन्हें किसी भी हालत में इन फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही है तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। वो अपने टीचर्स, अपने सीनियर से हेल्प लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वो आगे चलकर फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स को ही स्ट्रीम के रूप में चुनेंगे और इसी फील्ड में अपना करियर भी ढूंढेंगे। एक्चुअली जब कभी हम आसपास नजर दौड़ाते हैं तो कुछ वैसे बच्चों की भीड़ देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक होकर अपने लिए स्ट्रीम चुन लेते हैं। ये ऑफ ट्रैक होना भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है। तो आइए पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर इसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। ये प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रोफेशन को फॉलो करना चाहते हैं और फॉलो कर भी लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी दूसरे व्यक्ति के प्रोफेशन को फॉलो करता है तो वो स्टूडेंट ये देखना तक भूल जाता है कि क्या वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन से खुश है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति खुद अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है और प्रॉब्लम्स झेल रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ये अक्सर देखने को मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किसी और के प्रोफेशन को फॉलो किया था। तो यहाँ आप देख सकेंगे कि एक प्रॉब्लम कुछ लोगों को एक चेन में जोड़कर रखती है। इसलिए अब वो टाइम आ गया है जब इस चेन को तोड़कर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। और इस चेन को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी फ्लो में बहना बंद करे। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपनी लाइफ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि दूसरों के द्वारा बताई गई स्ट्रीम आपके लिए सही हो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जब कभी आप अपने लिए कोई स्ट्रीम चुनें तो 100 बार खुद से ये क्वेश्चन करें कि क्या मैं ये पढ़ सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या ये काम मेरे लिए बना है। जब कभी आप खुद के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आने वाले समय में आपको स्ट्रीम से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि नेचुरल सब्जेक्ट, फैसिनेटिंग सब्जेक्ट और क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों का डिफरेंस हमेशा आपके इंटरेस्ट के साथ बढ़ेगा या घटेगा। जब आप किसी सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ेंगे तो वो आपको फैसिनेट भी करेगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और कौन सा नहीं, और जो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा आप उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके साथ साथ स्ट्रीम चुनने के दौरान आप एक और जरूरी बात ध्यान में रखिए कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको हमेशा अपने मनपसंद की स्ट्रीम ही चुननी पड़ेगी, जिसके बाद ही आप अपने करियर में सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसलिए क्लास 10th पास करने के बाद जब कभी भी स्ट्रीम चुनने की बारी आए तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो जितना हो सके सब्जेक्ट्स के बारे में पता लगाएं, कुछ नेचुरल सब्जेक्ट्स को ढूंढें, कुछ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स को ढूंढें, कुछ क्यूरियोसिटी वाले सब्जेक्ट्स को ढूंढें और फिर ये प्लान करें कि वो कौन सी स्ट्रीम चुनना चाहेंगे। तो अभी हमने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को समझा है
जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये जानेंगे कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चुनना चाहिए, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनने के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स साबित होते हैं। एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चुनना चाहिए। जब आप ये तय कर लेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो टॉपिक आएगा जिसे आप पढ़ना चाहेंगे। जब आपके दिमाग में एक टॉपिक आ जाए, फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड किसी बुक को जरूर पढ़ें। जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट को चूज करने वाले हैं या नहीं। इसके बाद जब आप किसी स्ट्रीम को चुनेंगे तो उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाएंगे, जिसे हम कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी मेन स्ट्रीम की पढ़ाई को आगे ले जाते हैं। जैसे अगर आप चाहेंगे कि आपकी स्ट्रीम साइंस बैकग्राउंड की हो, कॉमर्स की हो, आर्ट्स की हो, किसी वोकेशनल कोर्सेज की हो या फिर पॉलिटेक्निक कोर्सेज से रिलेटेड हो, तो आपको इन सारी स्ट्रीम्स में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉट किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और वहीं कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहेंगे तो उन्हें क्लास 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। ठीक इसी तरह आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को भी पैटर्न फॉलो करना होता है। जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को अकाउंट्स, बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं, और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट चुन लेने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चूज करें, क्योंकि जब आप क्लास 10th पास करने के बाद कोई भी स्ट्रीम चुनेंगे तो वहां आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने भी होंगे। तो आइए जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए बच्चों को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए प्रिया बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती है और वो आज क्लास 10th पास करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए साइंस स्ट्रीम को चुनती है, जहां उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ प्रिया को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए कुछ सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, लीगल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। तो यहाँ अब प्रिया को इन सारे सब्जेक्ट्स में से खुद के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चुनना होगा। प्रिया यहाँ इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसे भी समझ में नहीं आता कि उसे कौन से सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि किस बेसिस पर प्रिया इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करे? अगर आपने नहीं सोचा है तो हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, पर उससे पहले यहाँ ये जानना जरूरी है कि क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने का क्या कारण हो सकता है। जब तक बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के कारण नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक वो यहाँ भी कंफ्यूज ही होंगे कि किस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या कारण होता है जो बच्चों को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इसे समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके लिए जितना मायने कंपलसरी सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक उतना ही मायने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखते हैं। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे का मेन कारण ये है कि इसके द्वारा बच्चों में टेक्निकल इंप्रूवमेंट के साथ साथ सोशल अवेयरनेस और फंडामेंटल इंप्रूवमेंट भी होना बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर इस तरह के इंप्रूवमेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़कर ही डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने के और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आप सोशल बेनिफिट्स को समझ पाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप सोशली अवेयर होंगे, आपको इंडियन लिटरेचर पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको फिजिकल एजुकेशन के थ्रू स्किल्स डेवलप करने का मौका भी मिलेगा। इतना जानने समझने के बाद भी किसी स्टूडेंट के मन में अगर ये क्वेश्चन उठ जाए कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्यों रखा गया, स्टूडेंट्स अगर कहने लगें कि जब हम पहले से ही ऑलरेडी कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते रहे हैं, फिर बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज क्यों करने होते हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए आइए हम दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों जरूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट का किसी भी स्ट्रीम में होना। ये इसलिए जरूरी है कि इन सब्जेक्ट्स के द्वारा बच्चों का माइंड रिलैक्स होता है। उन्हें स्ट्रेस फ्री करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्ट्रीम में ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर बच्चे केवल अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं बोर होंगे।
इसलिए बच्चों का माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए दिया जाता है उन्हें। टीचर्स कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पुश करते हैं। जैसे कि बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट के थीसिस को कंपलसरी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से मिलाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का माइंड डिवेलप होता है। और बच्चों के अंदर डिवेलपमेंट कुछ इस तरह से होती है कि बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उनके पास दो तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक थियोरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। जब किसी भी स्टूडेंट के पास ऐसा थॉट प्रोसेस होगा तो वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ाई के दौरान बहुत ही नजदीक से इन सभी चीजों को ऑब्जर्व किया है, जिसके कारण उसके पास कुछ टाइम बाद एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपलसरी सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को किस बेसिस पर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। तो यहाँ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी रुचि देखनी होगी। आप ये देखिए कि क्या आपको लिटरेचर पढ़ने में मजा आता है या कंप्यूटर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। क्या आप फिजिकल एजुकेशन के थ्रू स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या फाइन आर्ट्स के थ्रू अपने आर्ट को बेहतर करना चाहते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें। हालांकि बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने के दौरान भी उनसे कोई गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उन्हें किसी की बातों में आकर ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज नहीं करना चाहिए। सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड, किसी की बातों में आकर बिना अपने इंटरेस्ट के कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ना पसंद है और आपकी फैमिली या फ्रेंड भी ये बोल रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लो, तो इस कंडीशन में आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी के बोलने से पहले आपका इंटरेस्ट हिंदी लिटरेचर पढ़ने के लिए डेवलप हो चुका है। इसलिए आप हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज कर सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जब कभी भी आप किसी स्ट्रीम को चुनेंगे तो उसके पीछे की क्या क्या तैयारियां होती हैं, और कोई भी स्ट्रीम हो, उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को पढ़कर बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे अपनी स्ट्रीम में पढ़ाई के दौरान ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच जाते हैं, और कुछ बच्चे जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर नहीं पहुंच पाते तो वो मेहनत करते रहते हैं ताकि एक ना एक दिन उस स्ट्रीम की मास्टरी उन्हें हासिल हो। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से बच्चों को कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी साथ साथ लेकर पढ़ना चाहिए, किस तरह से बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने चाहिए ताकि आगे की पढ़ाई में उन्हें सहूलियत। हम जानेंगे कि किसी भी स्ट्रीम को चुनने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना चाहिए, जो कि है 100-100 और 50-50 रूल। अभी तक हमने ये जाना है कि स्ट्रीम चुनने के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अब तक हमने जाना कि स्ट्रीम चुनने के दौरान सबसे पहले हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, अपने मनपसंदीदा सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, ट्रायल क्लासेस लेनी चाहिए, ऑनलाइन रिसर्च करना चाहिए, अपने टीचर से एडवाइस लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने और भी बहुत सारे पॉइंट्स को बीते एपिसोड्स में समझा है, लेकिन जब बात आती है कि स्ट्रीम को चुनने के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे स्टूडेंट की स्ट्रीम को फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर कोई एडवाइस दे रहा हो तो उसे सबसे पहले सुनना चाहिए और फिर उस एडवाइस के बारे में खुद सोचना चाहिए कि क्या वो एडवाइस आपके लिए काम कर रही है या नहीं। अगर काम कर रही है तो उसे यूज करना चाहिए, और नहीं कर रही तो इग्नोर। किसी भी स्टूडेंट को फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड, रिलेटिव के द्वारा दिए जा रहे प्रेशर को कैरी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमने नेचुरल सब्जेक्ट, फैसिनेटिंग सब्जेक्ट और क्यूरियोसिटी सब्जेक्ट को समझा। उसके बाद हमने कंपलसरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी समझा है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब आपने स्ट्रीम चुनने के लिए इतने सारे पॉइंट्स को कवर कर ही लिया, तो क्या अभी भी आपको स्ट्रीम चुनने के लिए किसी 100-100 और 50-50 रूल की जरूरत है? जी हाँ, आप इस 100-100 और 50-50 रूल के बेसिस पर अब फाइनली जाकर अपने लिए वो सारे सब्जेक्ट्स को चूज कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम को चुन रहे हो। ये रूल आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इस 100-100 और 50-50 रूल को स्ट्रीम चूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब कभी आप किसी स्ट्रीम को चुनने वाले होते हैं तो सबसे पहले आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के लिए 100% होता है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स को चुनेंगे
वहां आपका इंटरेस्ट रेट 100% होना चाहिए, यानी कि आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद भी करते हैं और पढ़ना चाहते भी हैं, इसलिए आप उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड उस स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। और जब 50-50 रूल की बात आती है तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि जब कभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका इंटरेस्ट किसी एक सब्जेक्ट को लेकर 50% है, लेकिन आपको पता है कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट 50% वो सब्जेक्ट पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपने लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन रहे होंगे तब आपको ये 50-50 रूल फॉलो करना चाहिए। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो ये जरूर समझ पाएंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं। 100-100 और 50-50 रूल हमेशा बच्चों को सब्जेक्ट्स चुनने में, स्ट्रीम चुनने में हेल्प करता है। इस रूल को फॉलो करके आप अपने लिए अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। आप इस रूल के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस को खत्म भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि विवेक ने अभी क्लास 10th पास किया है और वो अब आगे की पढ़ाई के लिए एक अलग स्ट्रीम चुनना चाहता है, पर जब स्ट्रीम चुनने की बारी आती है तो वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। तब जाकर विवेक एक डिसीजन लेता है कि मैं 100-100 और 50-50 रूल को फॉलो करके अपने लिए एक स्ट्रीम चुनूंगा। और फिर विवेक स्ट्रीम चुनने के दौरान इस रूल को फॉलो करना शुरू करता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर स्ट्रीम चुनने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, वोकेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस को देखकर वो 100-100 और 50-50 रूल को फॉलो करता है और इस दौरान उसके इंटरेस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो उन्हें चूज करता है और फिर वो डिवाइड करता है कि कौन से उसके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे और कौन से ऑप्शनल। इस तरह से विवेक अपने लिए एक स्ट्रीम को चुनता है। ये एक ऐसा रूल है जिसे फॉलो करने के बाद आपको कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो। आप अपने लिए उन सारे सब्जेक्ट्स को चुनते हैं जहां आपका इंटरेस्ट या तो बहुत ही ज्यादा है या फिर आधा। तो जब कभी भी आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस रूल को जब कोई भी स्टूडेंट फॉलो करता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके ऊपर किसी के थॉट्स, किसी का प्रेशर कुछ भी काम नहीं करता। वो स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली खुद के लिए सोचता है, खुद का फ्यूचर देखता है और उस फ्यूचर में अपना करियर देखता है कि क्या आज इस तरह के डिसीजन आगे फ्यूचर में एक अच्छा करियर दे पाएंगे या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब वो स्टूडेंट खुद ढूंढता है और फिर एक डिसीजन लेता है जो उसके लिए फ्यूचर में अच्छा साबित होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी स्ट्रीम को चुनने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस रूल को फॉलो करके सिलेक्ट करना चाहिए, ये भी आप जान चुके हैं। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर लोगों ने मिथ्स बना दिए हैं, ऐसे मिथ्स जो बच्चों के लिए हमेशा खतरनाक ही साबित होते हैं। स्ट्रीम चुनने के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है और वो है सोसाइटल मिथ्स को तोड़ना। हमारी सोसाइटी में एजुकेशन के ऊपर बहुत पहले से मिथ्स चले आ रहे हैं। वो मिथ्स स्टूडेंट के लिए, उनके पेरेंट के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, यानी कि सभी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जब कोई खतरनाक चीज हमारे बीच में हो तो उसे बाहर निकालना हमारी ड्यूटी हो जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की सोसाइटी मिथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स के लिए जो सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशनल थॉट्स यूज किए जाते हैं, मैं उन थॉट्स को यानी कि उन मिथ्स को तोड़ने की बात कर रहा हूं। हम सभी किसी न किसी सोसाइटी से आते हैं, लेकिन सोसाइटी चाहे कोई भी हो, एक चीज सभी सोसाइटी के अंदर कॉमन होती है और वो है किसी भी स्टूडेंट को डीमोटिवेट करना, किसी भी बच्चे को मिसगाइड करना। हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान चाणक्य से कम नहीं होता। वो अपने आप को कभी कभी आर्यभट्ट भी बता देंगे, लेकिन यहाँ बच्चों को ऐसे लोगों के चंगुल से हमेशा बचना चाहिए। ठीक इसी तरह इस देश के हर घर में कुछ रिलेटिव सिर्फ इसलिए ही होते हैं कि वो सिर्फ समय समय पर आकर आपको डीमोटिवेट फील करवा सकें, डिमोरलाइज कर सकें, आपकी इंसल्ट कर सकें। और ये सभी को पता होता है कि सोसाइटी में कुछ लोग और एक दो रिलेटिव एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट का वेट करते ही रहते हैं। जहां स्टूडेंट का रिजल्ट थोड़ा भी खराब आया कि वो लोग मौके पर चौका मारकर सीधा बाहर निकल जाते हैं। हमारी सोसाइटी में एक मिथ ये भी है कि अगर किसी बच्चे के क्लास 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कुछ फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग, कुछ सोसाइटी के लोगों के अकॉर्डिंग और ऑफ कोर्स कुछ रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग बच्चे साइंस स्ट्रीम को चूज नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी ने स्टूडेंट्स को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए
इसके लिए एक क्राइटेरिया पहले से ही बना रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास 10th में 85% से ऊपर मार्क्स लाए हों तो चुपचाप उसे साइंस स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स आए तो उसे कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। और उन लोगों ने 60% से नीचे वाले जितने स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आर्ट्स स्ट्रीम को छोड़ रखा है। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम सभी को मिलकर तोड़ना है। यहाँ एक चीज और है जिसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। पुराने टाइम से लेकर आज के टाइम में भी समाज की सोच कुछ इस तरह की है कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का हो तो उसे समाज में काफी इज्जत दी जाएगी। अगर कोई बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम का हो तो उसे भी थोड़ी बहुत इज्जत दे दी जाती है। पर कोई लड़का आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहा हो तो उसे लोग अनपढ़ ही समझते हैं, उसे कोई वैल्यू नहीं देता। ये है हमारे समाज का काला सच, जिसके चलते आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सभी चीजों को झेलते हैं। अब बात आती है कि इस गलती को ठीक कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास जाना होगा। इस मिथ को अगर कोई बदल सकता है तो वो हैं आज के बच्चे, आज के स्टूडेंट्स। क्योंकि समाज में जो लोग भी मिथ्स को फॉलो करते हैं वो लोग पुरानी सोच के होते हैं, वो लोग थोड़े जिद्दी भी होते हैं। पर आज के स्टूडेंट्स पुराने जमाने के लोगों से ज्यादा जिद्दी होते हैं। जिस दिन से कोई भी स्टूडेंट स्ट्रीम चूज करने के लिए सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होना बंद कर देगा, उसी दिन से समाज में ऐसे मिथ्स दिखने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब कभी कोई स्टूडेंट खुद से ये डिसीजन लेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर तो सोसाइटी के मेंबर्स के पास कोई होगा ही नहीं जिसे वो डिमोटिवेट कर सके। जब कभी पूरी तरह से समाज के अंदर स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, फिर हमारे समाज से मिथ्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स को बराबर की इज्जत मिलेगी, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हों। इसी तरह इंडियन सोसाइटी में एक चीज और देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि इंजीनियर पेरेंट के बच्चे इंजीनियर ही बनेंगे, डॉक्टर पेरेंट्स के बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे, जो पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में हैं उनके बच्चे उसी फील्ड में जाएंगे। एक्चुअली ये एक धारणा है जो बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि अगर बच्चे कुछ और करना चाहें तो लोग क्या कहेंगे। दरअसल इंडियन सोसाइटी में सभी लोग एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो प्रॉब्लम है कि अगर हमने ये किया, अगर हमने वो किया तो लोग क्या कहेंगे। तो जब तक लोग इस इमोशन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तब तक उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि किसी डॉक्टर के बच्चे को अगर फुटबॉल प्लेयर बनना है तो वो क्या करेगा, सोसाइटी में लोगों की बातें सुनेगा या फैमिली की बातें सुनेगा या फिर अपने मन की आवाज। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को जड़ से हटाने की बहुत जरूरत है। समाज के अंदर कोई भी बच्चा कुछ भी चाहे वो कर सकता है। किसी बच्चे के ऊपर कोई पाबंदी और कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो बच्चा प्रेशर लेकर अगर डॉक्टर की पढ़ाई करने भी लग गया तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो डॉक्टर बन ही पाएगा। इसलिए इंडियन सोसाइटी में जो मिथ्स पहले से चले आ रहे हैं, आज के समय में उन सभी चीजों को तोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। और इसे तोड़ने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही आगे आना होगा, उन्हें अपने लिए खड़ा होना होगा, उन्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। तब आने वाले टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो अभी हमने जाना कि हमारी सोसाइटी में कैसे कैसे मिथ्स हैं जिन्हें खत्म करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जिनके बेसिस पर आप एक बहुत ही अच्छा करियर चूज कर सकते हैं। अभी बीते एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर बढ़ते हुए मिथ्स को रोकना और हटाना जरूरी हो गया है। जब सोसाइटी के अंदर से सारे मिथ्स खत्म हो जाएंगे तभी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो पाएंगी। यहाँ नई चीजों का मतलब है नए नए सब्जेक्ट से स्ट्रीम चुनने के लिए, करियर बनाने के लिए आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करते थे। आज मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है जिसके कारण करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं। आज के टाइम में स्किल बेस्ड करियर की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है और जिन लोगों का आज स्किल बेस्ड करियर है उनका फ्यूचर भी बिल्कुल सिक्योर है। वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हुए खुद को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफस्टाइल आज के समय में बेहतर हो रही है। तो हमें भी उस फील्ड की ओर ध्यान देना होगा जहां स्किल्स को बेस मानते हुए करियर चुनने का मौका स्टूडेंट्स को मिले। स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि आज मॉडर्न दुनिया में उनके स्किल्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कंपनियां उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। बस बच्चों को अपने अंदर के स्किल्स को पहचानना है। जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आज के टाइम में बच्चों को चाहिए कि कोई भी एक टेक्निकल फील्ड में अपने स्किल को डेवलप करके करियर को चुने, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, UI और UX डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया
साइबर सिक्योरिटी, सिनेमेटोग्राफी, ये कुछ ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में भले ही स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ना जानते हों, पर ऐसी स्ट्रीम को चूज करके एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। स्किल बेस्ड करियर में ये जरूरी नहीं कि आपके मार्क्स 90% या 95% से ऊपर हों। स्किल बेस्ड करियर को चुनने के लिए बच्चों के अंदर स्किल्स होना जरूरी है। अगर किसी बच्चे के अंदर 20% स्किल्स हैं तो वो बच्चा अपनी स्किल के ऊपर काम करके उसको इम्प्रूव कर सकता है और अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है। स्किल एक ऐसी चीज है जिसे हम सीखकर बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई बच्चा पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स नहीं लाता है, जिसके कारण उसके फ्रेंड, फैमिली सभी उस पर ताने मारते हैं। पर एक टाइम के बाद आपको ये देखने को मिला होगा कि उस बच्चे ने अपने अंदर एक स्किल को डेवलप किया और स्किल के बेस पर उसने अपने लिए एक स्ट्रीम को चुना। आगे उसी स्ट्रीम को फॉलो करते हुए वो करियर चुनता है और फ्यूचर में वो अपने करियर को लेकर बेहतरीन काम करता है, जिससे उसका लाइफस्टाइल बेहतर बनता ही जाता है। और उसके साथ के जो स्कूल फ्रेंड थे, जो ज्यादा मार्क्स लाते थे, जो ज्यादा तालियां बटोरते थे, उनमें से कुछ कहीं सिंपल सी जॉब करते हुए आपको नजर आते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ये इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट अपने अंदर के टैलेंट को नहीं पहचान पाता, जिसे अपने अंदर कोई काबिलियत दिखाई ही नहीं देती, वो स्टूडेंट हमेशा सिलेबस के भार को उठाता रहता है। वो बस रटने में लगा रहता है ताकि एग्जाम पास कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें 3 इडियट्स फिल्म की, तो उस फिल्म के अंदर बच्चों को यही बताया गया है कि जब तक आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा, तब तक वो सब्जेक्ट्स आपके ऊपर बोझ बनकर ही बैठे रहेंगे। जब तक पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, तब तक आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ जरूरी है कि स्टूडेंट्स को अपने अंदर के स्किल्स को ढूंढना होगा, तब उन्हें पता चल पाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके साथ साथ इन सभी फील्ड्स के बारे में स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो लोग ऐसी फील्ड में अपना करियर चुन सकते हैं या नहीं। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि आज टेक्नोलॉजी से हम सभी किस तरह से घिर चुके हैं। लगभग आज इस दुनिया में सभी लोग किसी न किसी तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते ही हैं, चाहे वो सिंपल मोबाइल फोन यूज करते हों या फिर स्मार्टफोन, या फिर वो लैपटॉप यूज करते हों या टेलीविजन देखते हों। ये कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो सभी लोगों के घरों में आसानी से अवेलेबल हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। आजकल आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे बड़ी आसानी से स्मार्टफोन को चलाना जानते हैं। बड़ी ही आसानी से वो डिजिटल गेम्स खेलते हुए नजर आते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि अगर एक बच्चा बहुत ही छोटी एज में इस तरह से टेक्नोलॉजी से घिरा होगा तो उसके दिमाग में आगे चलकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा? क्या वो अपने करियर के लिए टेक्नोलॉजी वाली फील्ड को नहीं चुनेगा? जी हाँ, ऐसी कंडीशन में चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बच्चे आगे चलकर जरूर कभी ना कभी टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहेंगे और अगर उन्हें स्ट्रीम पसंद आई तो वो उसी फील्ड में अपना करियर भी चुनेंगे। स्ट्रीम चुनने के दौरान जब किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो उसे अपने टीचर के साथ डिस्कस करना चाहिए। पर यहाँ आपको एक और बात समझनी चाहिए कि टीचर से डिस्कस करने के बाद अपने सीनियर्स के साथ भी डिस्कशन करें, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो आइए उन सारे रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब कभी आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि टीचर आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम को ही चूज करेंगे या आपको बेस्ट स्ट्रीम चुनने में हेल्प करेंगे। पर यहाँ एक पॉइंट उभर कर आता है कि कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिस स्ट्रीम को चूज करने के लिए टीचर से हेल्प मांग रहे हैं, आपके टीचर को उस स्ट्रीम का ज्यादा नॉलेज ही ना हो। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि राजू एक लड़का है जो एनिमेशन के फील्ड में अपनी स्ट्रीम को चुनना चाहता है। जब स्ट्रीम चुनने की बारी आई तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर अंदर से वो इस एनिमेशन वाले कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड है। राजू अपना कंफ्यूजन खत्म करने के लिए टीचर के पास गया, पर राजू के जो टीचर हैं वो कॉमर्स सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो क्या यहाँ संभव है कि राजू के सारे क्वेश्चन का जवाब वो टीचर उसे दे पाएंगे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजू के टीचर एनिमेशन के बारे में जानते जरूर होंगे, पर उस कोर्स का डेप्थ उन्हें शायद ही मालूम होगा। तो ऐसी कंडीशन में राजू को अपने टीचर से जो हेल्प मिलेगी वो कहाँ तक काम करेगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए अब राजू को वैसे लोगों के पास जाना चाहिए जो सच में एनिमेशन को जानते हों। कम से कम वो इंसान एनिमेशन के फील्ड में इन्वॉल्व तो हो। तो इसके लिए राजू को अपने सीनियर्स के पास जाना होगा और अपने इंटरेस्ट को सीनियर्स से शेयर भी करना होगा। राजू को अपने सीनियर्स से एनिमेशन के कोर्स से रिलेटेड हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को लेना होगा
राजू को अपने अंदर उठ रहे सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने ही होंगे। अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन उसे ढूंढना होगा, क्योंकि राजू के सीनियर्स के पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने जिस तरह से प्रॉब्लम्स फेस किया होगा उसके बारे में राजू को पहले ही वो बता देंगे। वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग राजू को एक सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो ऐसे में जब राजू अपने सीनियर्स की बातों को मानकर कोई फैसला लेगा तो वो उसके लिए सही साबित हो सकता है, क्योंकि हम सभी को अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स के साथ साथ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों से हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आप जितने लोगों से सीखेंगे उनके पास एक अलग एक्सपीरियंस होगा और उनका एक्सपीरियंस कभी कभी आपके लिए यूजफुल भी साबित हो जाएगा। इसलिए सीखना जारी रखें, क्योंकि ये आपको बेहतर जिंदगी दे सकता है। भी स्ट्रीम को चूज करेंगे, क्या उसके बाद आपका फ्यूचर अनसर्टेन तो नहीं है? अभी तक हमने स्ट्रीम चुनने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना और समझा है। हमने समझा है कि बच्चों को किन किन चीजों पर स्ट्रीम चुनने के टाइम ध्यान देना है, किन किन प्रोसेस को फॉलो करना है, और स्ट्रीम चुनने के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें बच्चों को इग्नोर करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चे जिस स्ट्रीम को चुनने वाले हैं उसमें फ्यूचर अनसर्टेन है? अब बच्चों का फ्यूचर अनसर्टेन कैसे हो सकता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे क्लास 10th के बाद किसी स्ट्रीम को चुनते जरूर हैं, पर वहीं आगे चलकर ग्रेजुएशन में वो अपनी स्ट्रीम बदल देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे इस तरह अपनी स्ट्रीम को बदलते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली कभी कभी बच्चों को क्लास 10th पास करने के बाद क्लास 11th और 12th के लिए अगर हम मानते हैं कि साइंस स्ट्रीम पसंद आती है, पर इसी दौरान पढ़ाई करते हुए उन्हें ये भी समझ आता है कि नहीं, उन्हें ग्रेजुएशन में अपनी स्ट्रीम बदलनी चाहिए, क्योंकि अब मैथ्स कॉम की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो रहा है। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगता है कि अगर वो मैथ्स कॉम की पढ़ाई करेंगे तो वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और अगर उन्होंने साइंस स्ट्रीम को आगे कंटिन्यू किया तो उनका फ्यूचर अनसर्टेन ही रह सकता है। इसके लिए बच्चे टाइम टू टाइम अपने अंदर के इंटरेस्ट को ढूंढते हैं, किस फील्ड में उनका फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है, किस फील्ड में उनका करियर अच्छा दिख रहा है, या किस फील्ड में वो अपने टैलेंट को अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग बेहतर कर सकते हैं। इन सभी चीजों को बच्चे अपने अंदर ढूंढते रहते हैं और ये बहुत जरूरी है। ये एक प्रोसेस है, एक एक्सरसाइज है, जहां बच्चे आत्ममंथन करते हैं और एक रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि बच्चों के थॉट्स टाइम टू टाइम चेंज क्यों होते हैं, बच्चे एक थॉट को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? तो ऐसे मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, इंफॉर्मेशन की कमी होती है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनका फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे छोटे शहर में रहते हैं, लेकिन जब वही बच्चे पढ़ाई करने के लिए किसी छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं तो उनको वो दुनिया दिखाई देती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े शहरों में उन्हें एक बड़ी दुनिया दिखाई देती है, एक ओपन एनवायरनमेंट दिखाई देता है, बड़े शहरों के लोगों में मैच्योरिटी दिखाई देती है। पढ़ाई के दौरान उन्हें सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे उन बच्चों का थॉट डेवलप होने लगता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है जो उनके अंदर पुराने थॉट्स को दबाकर नए नए थॉट्स को डालता है, और उन बच्चों में एक हिम्मत भरने लग जाती है, जिससे वो बच्चे ये तय करते हैं कि अब हम पुरानी स्ट्रीम को बदलकर अपनी डेवलप्ड स्किल्स के अकॉर्डिंग नई स्ट्रीम को चुनेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के दौरान ये पता चलता है कि करियर में जिंदगी नहीं है, जिंदगी में करियर है। मतलब आपकी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए करियर। ऐसा नहीं कि आप अपनी लाइफ में करियर को कुछ इस तरह अटैच कर दें कि आप करियर और लाइफ के बीच के डिफरेंस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप लाइफ जीने से ज्यादा करियर के लिए जीने लग जाते हैं, जो कि फ्यूचर में सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होता है। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स करियर के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनकी लाइफ में करियर के अलावा कुछ और है ही नहीं। वैसे बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं, बस उन्हें करियर ही दिखता है। कभी कभी उन्हें पैकेज भी दिखता है, कभी प्रमोशन दिखता है, और इसके साथ वो अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियां भी मार देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ना जाने कितने सालों से मेहनत करते ही रहते हैं किसी एक करियर के लिए। कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो वैसे बच्चे अपने आप को ही हार्म पहुंचाना चाहते हैं। या तो वो सोच सोच कर डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर कोई बच्चा सुसाइड कर लेगा। ये सारी चीजों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, और वो बात ये है कि करियर चुनने से पहले, कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले हम सभी को लाइफ चुननी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं या करने वाले हैं वो हम अपने लिए करने वाले हैं, यानी कि अपनी लाइफ के लिए। और जब बात लाइफ की आती है तो लाइफ का अल्टीमेट गोल है
हैप्पीनेस यानी कि खुशी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी स्ट्रीम को चुने, जिस फील्ड में आप करियर चुनने वाले हैं, क्या वो स्ट्रीम, वो फील्ड, वो करियर बदले में आपको हैप्पीनेस दे रहा है या नहीं। जब आप अपने करियर, अपनी लाइफ में खुशी नहीं रह पाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप जब कोई भी स्टेप उठाएं तो हैप्पीनेस को ध्यान में जरूर रखें। यहाँ एक और बात सामने निकल कर आती है कि स्टूडेंट्स में विल पावर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उन्हें रिस्क टेकर होना चाहिए। तब जाकर वो सभी बच्चे अपने लिए बेहतर फ्यूचर अचीव कर सकेंगे। इसके साथ ही हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट किसी फील्ड में करियर बनाना चाहता है और वो पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा है पर उसे अब तक रिजल्ट हासिल नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वैसे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो मेहनत करने के दौरान कुछ देर रुककर अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि क्या वो सही जगह पर मेहनत कर रहे हैं। वो अपने टीचर के साथ ये डिस्कस करें कि क्या ये फील्ड उनके लिए सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेहनत करते रहे और साथ साथ फ्रस्ट्रेशन को भी अपने ऊपर हावी करते रहे। जब कभी वो ऐसा करेंगे तो वो एक फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट कहलाएंगे। और आपको बता दूं कि एक सही स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट होता है, उसके पास कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। ऐसे में उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि टाइम रहते अपनी स्ट्रीम को बदल लें और दूसरी फील्ड में अपने करियर की तलाश करें। क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है, करियर में जिंदगी नहीं है, जिंदगी में करियर है। आप कभी कभी कुछ लोगों को देखते होंगे जो लगभग 10 या 15 सालों से किसी कंपनी में जॉब करते रहते हैं और अचानक इतने सालों बाद जब उन्हें ये महसूस होता है कि उनको अब वो काम पसंद नहीं आ रहा है जिसे वो पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। अब जो व्यक्ति 15 सालों से जॉब में है तो लगभग उस व्यक्ति की एज 40 साल होगी और वो व्यक्ति 40 साल की एज में ये डिसाइड करता है कि वो जॉब छोड़ देगा और अब कोई दूसरा काम करेगा जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके, चाहे वो काम कुछ भी हो। बस उस व्यक्ति को अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जॉब छोड़ना है और उसे ऐसा काम शुरू करना होता है जो उसे बहुत पसंद हो। तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि लाइफ में कभी भी किसी इंसान को ये महसूस होता है कि करियर के कारण उसकी लाइफ सही नहीं चल रही है तो वो अपना करियर बदलकर अपनी लाइफ को सेटल करता है और अपनी लाइफ को जीता है। और जो लोग हमेशा अपने मनपसंदीदा काम को करते हैं वो लाइफ और करियर दोनों को जीते हैं। इसलिए हम सभी को इन दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप करियर से रिलेटेड इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे।